हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान का अध्याय 13 जिसमें कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले कुछ पार्ट वीडियो में देख लिया जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तार के बगल में जब एक दिक् सूचक यंत्र, जिसे कंपास भी कहते हैं, आजकल हर खिलौनों का पार्ट है ये। तो जब एक बहते हुए विद्युत धारा के बगल में एक दिक् सूचक को रखा गया तो वो दिक् सूचक हिलने लगा, और जब उसको दूर ले गए तो वो और ज्यादा हिलने लगा। तो ऐसा इसलिए हुआ होगा कि भाई जो भी विद्युत धारा बह रही है वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ही दिक् सूचक हिल सकता है। तो हम इस अध्याय में विद्युत धारा के आसपास जो भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उस समय तक आप इन सारे बिंदुओं के बारे में सीख जाएंगे। आप क्या क्या सीख जाएंगे वो मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूं कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको सीखेंगे आप। साथ ही चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे जो हमें किसी भी चुंबक या विद्युत तार के आसपास जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसको समझने में मदद करेगा। उसके बाद किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर जो बल लगेगा उसका हम वर्णन करेंगे। विद्युत मोटर, जिसका एग्जांपल आपका बिजली का पंखा या बिजली की मिक्सी है, उसकी व्याख्या करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी जो सिद्धांत है किसका, विद्युत जनित्र का, कि भाई घर में बिजली कैसे पैदा होती है। कि भाई कहीं बहुत दूर जो बिजली घर होता है वहां पर टरबाइन घूमता है। क्या घूमता है? टरबाइन या विद्युत जनित्र घूमता है, जिसके चलते हमें घरों तक बिजली पहुंचती है। ठीक है जी। और बाद ही बाद में घरेलू विद्युत परिपथ को समझना भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु हैं जो कि हम इस अध्याय के पाठ के अंत में, जो अध्याय 13 है, इन सबको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो किसी तार के अंदर जब धारा बहेगी तो उसके चलते जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो हम आपको बताते हैं, जो कि ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। सबसे पहले ओरस्टेड साहब ने ही इसको ऑब्जर्व किया था। आइए, तो यहां पर आपको क्या दिखता है? एक तो ये दिक् सूचक, दिक् सूचक यानी कि कंपास है ना, जिसको कि हमने इधर नीले और इधर लाल से दिखाया है। तो एक दिक् सूचक या कंपास में एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है ना। उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव उसी तरफ आएगा जिधर चुंबक का, यानी किसी बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका उत्तरी ध्रुव हो तो इसका वही ध्रुव उस तरफ इंगित करता है। इसी तरीके से दिक् सूचक का साउथ या दक्षिणी ध्रुव किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो कि दक्षिणी ध्रुव जैसा बिहेव कर रहा है उसकी तरफ इंगित करता है। आइए, और क्या क्या है? एक ये सेल दे रखा है प्लस माइनस, तो यहां पे धारा बहेगी। साथ ही एक बटन है, इस बटन को हम बार बार चालू बंद यानी ऑन या ऑफ करके देखेंगे कि जैसे इसको ऑन ऑफ करेंगे ये दिक् सूचक आपका अपने अक्ष पर, ये जो अक्ष दिखा रखा है इस पर वो घूमता है। ठीक है जी। जब धारा का मान बढ़ा देंगे तो दिक् सूचक और ज्यादा डिफ्लेक्शन लेगा, मतलब उसमें ज्यादा विक्षेपण आएगा। ठीक, यानी ज्यादा कोण से वो घूम जाएगा। पर इस दिक् सूचक को जब हम दूर ले जाएंगे तो उसमें विक्षेपण में कमी आएगी, यानी जैसे जैसे दूर जाते हैं किसी तार से तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। अब ये सारे जो कुछ भी प्रयोग हैं जो ओरस्टेड साहब ने किए थे, ओरस्टेड नाम के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, तो उसको अब हम यहां पे वीडियो पे समझेंगे। ये धारा चालू की, जैसे ही धारा चालू की एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया जो हमने पीले पीले गोलों से दिखाया है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र के चलते जो अभी आप देख रहे हैं दिक् सूचक सीधा था उस तरफ, तो जैसे ही आपने यहाँ पे विद्युत धारा चालू की ये आपका इस तरफ आ गया। फिर आपने धारा का मान और बढ़ा दिया तो ये और ज्यादा विक्षेपित हो गया। ये आप देख रहे हैं पहले उधर था, घूमा, फिर इधर आ गया।
तो चुंबकीय क्षेत्र जो था वो तार की वजह से वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने तार में प्रवाहित धारा को बढ़ा दिया। जैसे ही प्रवाहित धारा बढ़ गई तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया। चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ जाने से दिक्सूचक का विक्षेपण भी बढ़ गया। अब आप दिक्सूचक को दूर ले गए, जैसे ही दूर ले गए तो उसमें विक्षेपण में फिर से कमी आई। तो ये दोनों बिंदु आप लिख लें। तो दोनों बिंदु लिख लें। पिछला बिंदु क्या था कि विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ गया। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाने से दिक्सूचक का विक्षेपण भी बढ़ गया। ये कि इस प्रयोग में हमने क्या सीखा, जैसे जैसे हम विद्युत धारा वाले तार एवं दिक्सूचक यंत्र, ये दिक्सूचक यंत्र है, इसको दूर ले जाएंगे विद्युत धारा के तार से, तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके विक्षेपण में कमी आई। तो ये दोनों प्रयोग हैं, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने बोर्ड पर चला जाऊंगा। तो ये देखिए, ये शुरुआत था भाई, इसमें धारा भी नहीं बह रही थी, तो भाई ये यहां पर था, है ना। अभी इसमें हमने धारा बहती हुई नहीं दिखाई है, ठीक। फिर आप देखेंगे पहले थोड़ा हिलेगा, फिर ये इसको में विक्षेपण अपने इस अक्ष पर और ज्यादा हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से वीडियो को देखिए चालू करता हूं। ये मैंने बटन दबाया, बटन दबाते ही धारा बहने लगी, धारा बहने लगी तो उसमें विक्षेपण हो गया, थोड़ा सा आपका इधर हिल गया। तो जैसे ही धारा बही चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। चुंबकीय क्षेत्र जैसे पैदा हुआ उसने अपने प्रभाव में इसके उत्तरी ध्रुव को खींच लिया और धारा का मान बढ़ाया, फिर से और ज्यादा उसमें विक्षेपण हो गया। तो पहला बिंदु ये आप लिख लें, क्या कि किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, है ना, यानी उसकी मात्रा। परिमाण क्या होता है? इसकी मात्रा। जैसे मैं 70 किलोग्राम का हूं तो 70 क्या कहलाएगा? 70 क्या कहलाएगा? मेरा वजन की मात्रा या परिमाण। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार में विद्युत धारा में के अनुक्रमानुपाती होता है, यूं करके लिख लें आप। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ता जाता है। वो हमने इसमें प्रयोग में देख ही लिया कि भाई थोड़ी धारा थी तो थोड़ा विक्षेपण हुआ, ज्यादा हुई तो वो पूरा विक्षेपित हो गया। ठीक है, अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। अब हम दिक्सूचक यंत्र को दूर ले गए, जैसे ही दूर ले गए उसमें विक्षेपण में फिर से कमी आ गई। क्यों? दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कहां से? तार से। तो विद्युत प्रवाहित तार से जैसे जैसे दिक्सूचक को दूर लेते आओगे चुंबकीय क्षेत्र में कमी आ जाती है। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में कमी आ जाएगी विक्षेपण भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बोर्ड पर आते हैं और आपकी किताब में जो दिया गया है वो आपको समझाते हैं। तो आपकी किताब में यही तो दे रखा है कि जो चित्र 13.1 है उसमें उन्होंने एक परिपथ बना रखा है और परिपथ में धारा बही। तो जैसे ही धारा बही है उसके बगल में एक दिक् सूचक दिखा रखा है कि जैसे ही आपने इस परिपथ को चालू किया, जो यहां पे बगल में रखा हुआ दिक् सूचक है उसमें एकदम से विक्षेपण आ जाता है। ठीक है जी। तो जो दिक् सूचक है उसमें जो विक्षेपण आया है, अब मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं भौतिकी की किस राशि के लिए कौन सा प्रतीक लूंगा। जैसे मैं बोल दे रहा हूं पहले ही, चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैं इस प्रतीक का इस्तेमाल करूंगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र जब भी मुझे दिखाना होगा तो बी फॉर बॉम्बे इस्तेमाल करूंगा। विद्युत धारा का तो अपना वही प्रतीक है ही सही। वैद्युत धारा के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? आई का। और ये जो तार है ना, जिसमें धारा बह रही है, उस तार से दूरी को मैं छोटे वाले आर से दिखाऊंगा। तो ये 3 प्रतीक हैं जिनसे हम इसको थोड़ा आसानी से समझेंगे।
तो हमने उस प्रयोग में क्या सीखा कि जैसे जैसे हमने वैद्युत धारा को बढ़ाया वैसे वैसे विक्षेपण बढ़ गया। इसका मतलब वैद्युत धारा एवं उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समानुपाती है। तो जैसे जैसे इसमें वैद्युत धारा बढ़ाते जाएंगे विक्षेपण बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता चला जाएगा। तो जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ वो इसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती हुआ। फिर हमने अगले प्रयोग में क्या देखा कि इस दिक् सूचक को यदि आप यहां से हटा के दूर ले गए कहीं, तो दूर ले आने पर उसके विक्षेपण में कमी आई। विक्षेपण में कमी आई क्यों आई? क्योंकि दूरी बढ़ाने पर, दूरी जैसे जैसे किसी तार से दूर चलते चलाओगे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कम होता चला जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। तो चुंबकीय क्षेत्र तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, एवं वही चुंबकीय क्षेत्र तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। तो इनको दोनों को एक सूत्र में उतार लेते हैं, ये लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र धारा के तो समानुपाती हुआ और तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके जो पेज नंबर 224 पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के बारे में जो दिया गया है उसके बारे में बताऊंगा। ये लिखिए, तो चुंबकीय रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या हैं कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि किसी भी क्षण चुंबक या धारावाही तार के आसपास जो भी क्षेत्र है उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा है या उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है उसको प्रदर्शित करती हैं। तो क्षण चुंबक या धारावाही तार के आसपास के क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाली ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी किताबें जरूर लाया करें, क्योंकि किताब के सारे चित्र यहां बोर्ड पर बनाने संभव नहीं होते। तो अब मैं किताब का आपका जो 13.2 चित्र है उसको मैं यहां पर दिखाऊंगा, फिर भी मैं उसकी फोटो आपको दिखा देता हूं। तो 13.2 में आपके पास इस तरह का एक चित्र होगा कि एक लाल सी छड़ चुंबक दिखाई होगी, उसके चारों ओर
आयरन का यानी लोहे का बुरादा डाल दिया गया होगा, और बुरादा डाल देने के बाद छड़ चुंबक के आसपास के क्षेत्रों को हाथ से हल्के हल्के थपथपाया होगा। तो हाथ से हल्के हल्के थपथपाएंगे तो वो लोहे का बुरादा अपने आप को इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के तरह या उन्हीं की दिशा में अपने आप को जमा लेगा। ठीक है जी। तो ऐसा प्रयोग आप करके देख सकते हैं। छड़ चुंबक के आसपास आयरन का पाउडर डाल डूल के उसको हाथ से थपथपाइएगा तो सारा पाउडर किसी पर्टिकुलर लाइंस के अलोंग इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर जो फोटो है, और असलियत में ये है कि भाई इसको अच्छे से हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। तो फोटो है और फिर उस फोटो को हाथ से ड्राइंग करके यहां दिखा दिया गया है। तो मैं उसी को यहां पर खींच दे रहा हूं कि ये हमने एक छड़ चुंबक बनाया। ठीक है जी। तो छड़ चुंबक में आपके ये इधर उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। एन जब भी लिख रहे हैं मतलब उत्तरी ध्रुव है चुंबक का, एन मतलब उत्तरी, एस का मतलब है साउथ यानी कि दक्षिणी। साथ में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखिए। तो उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ और ये दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ। ये तो दिशा का ज्ञान वालों को सबको पता रहता। तो ये आपका कौन कौन से चित्र हैं जो मैंने आपकी किताब से लिए, चित्र 13.2 एवं 13.4 है ना, इनको मिला जुला करके मैं लिख रहा हूं। तो किसी भी छड़ चुंबक के चारों ओर किस तरह की काल्पनिक विद्युत रेखा होती हैं, काल्पनिक चुंबकीय रेखाएं होती हैं। तो नॉर्थ से तो निकलती हैं, है ना। ये नॉर्थ से निकाल के मैं साउथ में ले जाऊंगा। ये लीजिए, नॉर्थ से निकाल के साउथ में ले गया। तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में प्रवेश करती हैं। और भी खींच सकते हो आप। ठीक। अब किताब में तो इसके अंदर नहीं दिखाए हुए, पर मैं आपको बता दे रहा हूं, अंदर की तरफ होती हैं एस से एन की तरफ। देखो छड़ चुंबक के बाहर की तरफ कहां से कहां रेखाएं जाएंगी बेटा, एन से एस की तरफ, जबकि अंदर की तरफ किधर जाएंगी, एस से एन की तरफ। इसलिए मैंने अंदर की तरफ भी देखो, तीर की दिशा देख लेना, किताब में नहीं दिखाई पर मैं आपको थोड़ा ज्यादा बता दे रहा हूं। क्योंकि फिगर 13.4 के नीचे लिख भी रखा है उन्होंने कि ये जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र होते हैं। तो बंद वक्र कब होंगे, जब जहां से चले वापस से वहीं पर आए। तो देखिए मैं तो वही काम किया है भाई, यहां से चला, सॉरी नॉर्थ से चला तो वापस से ये चलता हुआ देखो वापस से नॉर्थ पे, तभी तो आऊंगा। तो फिगर 13.4 के नीचे आप 7वीं लाइन में देखिएगा करीब, उसमें लास्ट में लिख भी रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र होते हैं। बंद वक्र कब होंगे, जब आप जहां से चले वापस से, ये एक बंद वक्र है देखो, ये कि जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। तो वो तभी होगा जब आप चुंबक के अंदर भी चुंबकीय रेखाओं को दिखाएं। ऐसे इसमें और भी खींच लीजिए। तो ड्राइंग तो एक्चुअली वहीं पर देखिएगा, यहां पर तो उतने अच्छे से हाथ जमाना मुश्किल होता है। तो फिगर 13 चित्र 13.4 के नीचे और क्या क्या काम की बात दे रखी है, ये काम की बात दे रखी है कि भाई जहां पर भी चुंबकीय रेखाएं ज्यादा घनी होंगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी ज्यादा हुआ। ठीक है। तो चुंबकीय रेखाओं की भीड़, तो चुंबकीय रेखाओं की ज्यादा भीड़ चुंबकीय क्षेत्र की अधिक तीव्रता को दिखाती है। तो जिन जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र की ज्यादा भीड़ होगी तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी अधिक होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की ज्यादा भीड़ कहां पर होती है, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर।
तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर इनकी भीड़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी सबसे ज़्यादा होता है। लिखिए इसको। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। उसी फिगर 13.4 के नीचे ये बात लिखी हुई थी। अब 13.4 के नीचे एक और बात लिखी हुई है, क्या? कभी भी दो रेखाएं यानी दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो कभी भी दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये हो गया, ऐसे कभी नहीं काट सकती। क्यों? कि भाई मान लीजिए ये पहली रेखा है, दूसरी रेखा है, और ये कोई बिंदु P है जहां पर ये दोनों काट रही हैं। तो उस बिंदु P पर जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो एक स्पर्श रेखा इधर आएगी, एक स्पर्श रेखा यहां आएगी। तो चुंबकीय रेखाओं पर जो भी स्पर्श रेखा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। मैं फिर से लाइन लिख दे रहा हूं। चुंबकीय रेखाओं पर स्पर्श रेखा चुंबकीय रेखाओं पर स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है एवं P बिंदु पर या एक ही बिंदु पर दो दिशा नहीं हो सकती। एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती। ये लीजिए। तो यही वजह है जब एक ही बिंदु पर दो दिशा नहीं हो सकती तो ये एक दूसरे को कभी काटेंगे भी नहीं। तो आप सिर्फ इसको याद रखिए। तो मैंने सिर्फ आपको समझाया, आप इसको नहीं भी ज़्यादा ध्यान दें तो कोई चल जाएगा। पर कम से कम ये लाइन तो आप जरूर लिखें, क्योंकि ये आपके जो चित्र है 13.4 है ना, उसमें सबसे नीचे की तरफ दे रखा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको ज़रा सा पढ़ लीजिए, इस अध्याय को भी। तो अगले टर्न पर ही, अगले क्लास में ही हम जो दाहिने हाथ का स्क्रू का नियम है, कॉर्क स्क्रू रूल है, वो बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। आप इसको ठीक से पढ़िए और समझिए। शुक्रिया कॉन्सेप्ट लाइव से जुड़े रहने के लिए।